स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम सभी फिजिक्स के चैप्टर गति के नियम मीन्स लॉ ऑफ मोशन की सेकेंड पार्ट 2 जो कि पार्ट 1 से रिमेनिंग टॉपिक्स बचे हुए हैं उसको पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हम सभी बल क्या होता है, बल के प्रकार, संतुलित बल, असंतुलित बल, न्यूटन का गति विषयक नियम 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम नियम जड़त्व का नियम, द्वितीय नियम F बराबर ma और तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, संवेग आवेग संवेग संबंधित संरक्षण के नियम को पढ़ चुके हैं। आज की इस क्लास में हम सभी उससे आगे बढ़ते हुए लिफ्ट में खड़े व्यक्ति का भार, यदि कोई व्यक्ति लिफ्ट में खड़ा है तो उसका भार क्या होगा पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला हेडिंग लिफ्ट में खड़े व्यक्ति का भार। ठीक है, लिफ्ट में खड़े व्यक्ति का भार, वेट ऑफ मैन इन लिफ्ट। इसमें यदि कोई व्यक्ति लिफ्ट में खड़ा है तो उसका भार W सदैव नीचे की ओर और प्रतिक्रिया बल सदैव ऊपर की ओर काम करता है। क्लियर है यहाँ तक? तो लिफ्ट में यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, क्या है वस्तु विरामावस्था में, व्यक्ति विरामावस्था में है, तो R बराबर क्या होता है mg। ठीक है, यानी उसका भार उस पर लगने वाले प्रतिक्रिया बल के बराबर होता है, R बराबर होता है mg के। ठीक है, अर्थात व्यक्ति को अपने भार में किसी परिवर्तन का अनुभव नहीं होगा। यदि लिफ्ट रुकी हुई है, विरामावस्था में है, तो व्यक्ति को अपने भार का अनुभव नहीं होगा। यहाँ तक समझ में आ गया? सेकंड स्थिति कह रहा है यदि लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर की ओर जा रहा है। कहाँ जा रहा है त्वरण से? ए त्वरण से लिफ्ट ऊपर की ओर गति कर रहा हो। ठीक है, तो ऊपर की ओर गति कर रहा हो तो क्या हो जाता है R माइनस mg, यानी प्रतिक्रिया बल माइनस भार लगने वाले बल mg के बराबर, ma के बराबर होता है, यानी R माइनस mg बराबर ma होता है। तो प्रतिक्रिया बल R बराबर क्या हो जाएगा, माइनस mg को पश्चांतर करके m का मान ले लें तो R बराबर हो जाएगा m ब्रैकेट में g प्लस a। ये कब के लिए प्रतिक्रिया बल है? जब पिंड a त्वरण से ऊपर की ओर गति कर रहा हो। ठीक है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अपना भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। कैसा? बढ़ा हुआ, अपने सामान्य भार से अधिक उसको प्रतीत होता है, यानी वो अपने आप को भारी महसूस करेगा पहले की अपेक्षा। आगे क्या कह रहा है? तीसरी स्थिति यदि लिफ्ट ए त्वरण से नीचे की ओर आ रहा है, क्या हो जाए? त्वरण नीचे की ओर हो, यानी पिंड कहाँ की ओर गति कर रहा है? नीचे की ओर। तो अब की कौन अधिक हो जाएगा? वस्तु का भार अधिक हो जाएगा, व्यक्ति का भार अधिक हो जाएगा। तो व्यक्ति का भार अधिक हो जाएगा तो हो जाएगा mg माइनस r। ऊपर वाले में क्या था? R माइनस mg, प्रतिक्रिया अधिक था, भार कम था, R माइनस mg। यहाँ पर भार अधिक है, प्रतिक्रिया कम हो गया है, तो mg माइनस r बराबर कौन होगा? लगने वाले बल ma के। ठीक है, जो अधिक होगा उसको प्रतिक्रिया से घटा देंगे और बराबर में हमेशा ma आता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, जिस त्वरण से पिंड गति करेगा। तो R बराबर क्या हो जाएगा? R बराबर हो जाएगा m ब्रैकेट के अंदर g माइनस a, m ब्रैकेट के अंदर g माइनस a। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अपना भार क्या होगा? घटा हुआ प्रतीत होगा। कब? जब पिंड त्वरण a से नीचे की ओर गति कर रहा हो तो व्यक्ति को अपने भार में कमी महसूस होगा। क्लियर है यहाँ तक? 3 स्थिति देखा आपने। प्रथम स्थिति में आपने देखा कि जब क्या हो रहा है, पिंड लिफ्ट स्थिर है तो R mg के बराबर है, और जब लिफ्ट ए त्वरण से गतिमान है, कहाँ पर? ऊपर की ओर, तो R बराबर m ब्रैकेट में g प्लस a है।
और यदि पिंड या लिफ्ट नीचे की ओर गतिमान है तो यम बराबर ब्रैकेट में जी माइनस ए हो जाएगा। चलिए अगली स्थिति, यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए, क्या हो जाए, लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह किस त्वरण से गिरेगा, जी त्वरण से नीचे गिरेगा, उस पर गुरुत्वीय त्वरण काम करेगा, जी त्वरण से नीचे गिरेगा। ठीक है, तो क्या सूत्र हो जाएगा, उपरोक्त किसी भी सूत्र में आप मान रखेंगे आर बराबर एम ब्रैकेट में जी माइनस जी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ए की जगह क्या आ जाएगा, जी नीचे की ओर गिर रहा है तो जी आ जाएगा माइनस में। ठीक है, और जी जी आपके दोनों बराबर है, कैंसिल हो गया तो यम गुणे में जीरो बराबर जीरो, तो प्रतिक्रिया बल कितना हो जाएगा, जीरो। आर बराबर क्या आ जाएगा, जीरो। कब, जब लिफ्ट की डोरी टूट जाए अर्थात वह जी त्वरण से नीचे की ओर गति करेगा। डोरी टूटने पर क्या होगा, लिफ्ट नीचे की ओर गिरेगा तो स्वतंत्र गति करेगा, स्वतंत्र पिंड की गति होगी। तो स्वतंत्र पिंड में कैसा त्वरण होता है, जी, जी बराबर आपका हो जाएगा ई, यानी ई की जगह हम क्या लिख देंगे उपरोक्त सूत्र में, जी। तो जी माइनस जी बराबर जीरो, तो आर बराबर जीरो। और ऐसी स्थिति में क्या होगा, अर्थात व्यक्ति को अपना भार शून्य प्रतीत होता है। कैसा, शून्य, यानी वो अपने आप को हल्का महसूस करेगा, बिल्कुल कागज के टुकड़े की तरह। ठीक है, उसे अपना वजन नहीं महसूस होगा, बिल्कुल हल्का महसूस करेगा, ऐसा लगेगा उसके नीचे से जमीन हट गई है। चलिए, लिफ्ट की संबंधित ये आपकी तीन हो गई, जब पिंड ऊपर की ओर गति करे, पिंड नीचे की ओर गति करे, विरामावस्था में हो, और चौथी स्थिति क्या हो, जब डोरी टूट जाए। अब उपरोक्त बातों को साड़ी में हम लोग थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एक जगह पर सारी चीज़ों को। जब क्या कह रहा है, लिफ्ट की गति कैसी हो, लिफ्ट की गति, तो लिफ्ट में उपस्थित व्यक्ति के द्वारा भार संबंधी अनुभव। जब लिफ्ट विरामावस्था में यानी रुका हुआ है या इसका वेग नियत है तो इसका आभासी भार वास्तविक भार के बराबर होगा। ठीक है, आभासी भार किसके बराबर होगा, वास्तविक भार के। जब लिफ्ट ए त्वरण से नीचे या मंदन से ऊपर जा रहा हो, ए मंदन से ऊपर, तो आभासी भार क्या होगा, कम होगा, किससे, वास्तविक भार से। जब लिफ्ट ए त्वरण से नीचे या ए मंदन से ऊपर जा रही हो तो आभासी भार लेस देन वास्तविक भार होगा। ठीक है, और जब लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर की ओर या ए मंदन से नीचे की ओर जा रही हो तो आभासी भार क्या हो जाएगा, अधिक, ऊपर का ठीक उल्टा हो जाएगा, आभासी भार अधिक हो जाएगा और वास्तविक भार कम हो जाएगा। अगली स्थिति क्या करें, जब लिफ्ट गुरुत्वाधीन हो यानी डोरी टूट जाए अर्थात आभासी भार बराबर जीरो। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, आभासी भार जीरो हो जाएगा। जब लिफ्ट की डोरी टूट जाए, गुरुत्व के अधीन गति करेगी तो उसका आभासी भार कितना हो जाएगा, जीरो। अब ये आपने ऊपर के फार्मूले में स्थिति में, चारों स्थिति में आपने देखा है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, नोट दे रहा है, एक पॉइंट नोट कर रहा है। क्या नोट है, यहाँ आभासी भार से तात्पर्य है वह भार जो लिफ्ट में उपस्थित व्यक्ति द्वारा अनुभव किया जा रहा है। उसके द्वारा कैसा अनुभव किया जा रहा है, जो भार अनुभव किया जा रहा है उसे क्या कहते हैं, आभासी भार। इसके मापन के लिए व्यक्ति को भार मापी मशीन यंत्र पर आरूढ़ किया जाता है, यानी भार मापी मशीन, यदि हम उसमें लिफ्ट के अंदर भार मापने की मशीन रख दें, तुला रख दें, तो उस पर उसको शून्य बताएगा। कब, आभासी भार जो उसके अंदर बताएगा वो आपका क्या कहलाएगा, तुला जो बताएगा वो आभासी भार हो जाएगा। और लिफ्ट की डोरी टूटने पर आभासी भार कैसा बताएगा, शून्य। ठीक है, यहाँ तक तो आभासी भार से क्या मतलब है, क्लियर हो गया। चलिए अगली हेडिंग क्या दिया हुआ है, घर्षण मीन्स फ्रिक्शन, घर्षण मीन्स फ्रिक्शन हो गया। ठीक है, तो घर्षण क्या होता है, फ्रिक्शन होता क्या है। घर्षण बल वह विरोधी बल है जो दो सतहों के बीच होने वाली आपेक्षिक गति का विरोध करता है। घर्षण बल क्या है, विरोधी बल है
जो दो सतहों के बीच होने वाले आपेक्षिक गति का विरोध करता है। क्लियर है? क्या है? गति आरंभ होने से पूर्व दो सतहों के बीच कार्य करने वाले घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। दो सतहों के बीच यदि गति पूर्व होने से पहले कोई बल लग रहा है तो उसे क्या कहते हैं? स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। ठीक है। अगला क्या कह रहा है? जब वस्तु ठीक फिसलने की स्थिति में हो, क्या हो? फिसलने की स्थिति यानी गति करने की स्थिति में हो, तो घर्षण बल के अधिकतम मान को सीमांत घर्षण बल कहते हैं। इसको आप लोग को याद करना पड़ेगा। सीमांत घर्षण बल क्या होता है? जब वस्तु ठीक फिसलने की स्थिति में हो, यानी जरा सा भी अधिक बल लगा दे, कोई वस्तु जमीन पर सतह पर रखी हुई है और वह फिसल नहीं रही, वह गति नहीं कर रही है। कोई बल लग रहा है, 1 न्यूटन का बल लगा, गति नहीं किया, 2 न्यूटन का लगा, गति नहीं किया। जैसे ही लेकिन हम 2.1 लगाएं और वह फिसलने के लिए तैयार हो गया, तो इस स्थिति में जो बल लगता है, जो घर्षण बल का मान होगा, अधिकतम घर्षण बल का, उसे क्या कहते हैं? सीमांत घर्षण बल कहते हैं। ठीक है। अगला नियम क्या कर रहा है? गति प्रारंभ होने के पश्चात, गति प्रारंभ हो गई, पश्चात दो सतह के बीच कार्य करने वाले घर्षण बल को गतिज घर्षण बल कहते हैं। गति प्रारंभ हो जाए और दो सतह के बीच कार्य करने वाले बल को क्या कहते हैं? गतिज घर्षण बल कहते हैं। ठीक है। गोलाकार वस्तु लुढ़कते समय कार्य करने वाले घर्षण बल को लोटनी घर्षण बल कहते हैं। ठीक है। गोलाकार वस्तु पर लुढ़कते समय कार्य करने वाले वस्तु को लोटनी घर्षण बल कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो ये घर्षण बल की कुछ परिभाषाएं थीं अलग अलग प्रकार के। ठीक है। घर्षण बल आपको क्लियर हो गया होगा कि जब भी किसी सतह पर, ठीक है, कोई वस्तु रखी हो तो जिस दिशा में गति करता है कोई पिंड, तो पिंड उस वस्तु को संपर्क करता है, तो जिस दिशा में पिंड गति करता है उसके विपरीत दिशा में घर्षण बल कार्य करता है। और ये क्या करता है? उसके वेग को, उसकी चाल को कम करने का प्रयास करता है। विपरीत दिशा में एक बल लगाता है, दोनों सतह के बीच में बल लगता है ये। ठीक है। और इसी प्रतिक्रिया बल को क्या कहते हैं? हम घर्षण बल कहते हैं। सतहों के बीच लगने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। तो घर्षण का नियम अब देखते हैं। घर्षण का नियम क्या है? घर्षण बल अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुक्रमानुपाती होता है। अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात F अनुक्रमानुपाती R होता है। ठीक है। F अनुक्रमानुपाती R होता है, अर्थात F बराबर म्यू R होता है, जहाँ म्यू क्या है? घर्षण गुणांक है, और म्यू बराबर क्या होता है? tan अल्फा, और अल्फा क्या होता है? घर्षण कोण, दोनों सतहों के बीच लगने वाला कोण, घर्षण कोण। घर्षण बल संपर्क में स्थित सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी घर्षण बल लग रहा है तो जो भी पिंड संपर्क की स्थिति में है, स्थित सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है, उनके क्षेत्रफलों पर नहीं। ठीक है। प्रकृति का मतलब खुरदरा और चिकनेपन से है, कौन सा पदार्थ है, इससे निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर नहीं। घर्षण बल संपर्क सतह के किस पर निर्भर करता है? घर्षण बल संपर्क सतह में स्थित सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है, उनके क्षेत्रफल पर नहीं। इसको याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अगला महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। तो अगला महत्वपूर्ण तथ्य दे रहा है, बल तथा भार का मात्रक न्यूटन होता है। बल का भी मात्रक न्यूटन होता है, भार का भी मात्रक न्यूटन होता है, हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन, सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन। ठीक है। इन दोनों राशियों में मूलतः कोई अंतर नहीं होता है, दोनों क्या होते हैं? बल और भार एक ही होते हैं। कैसे? आपने ऊपर देखा है, 1 किलोग्राम भार बराबर बल के बराबर था, तो क्योंकि भार भी एक बल है, परिभाषा क्या कह रहा है? भार भी एक बल है जो पृथ्वी अपने केंद्र की ओर किसी वस्तु पर लगाती है। क्या होता है? पृथ्वी अपने केंद्र की ओर किसी वस्तु पर लगाती है, उस बल को क्या कहते हैं? वस्तु का भार कहते हैं। अगला क्या दे रहा है? किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर
उस पर लगे बाह्य बल के मान के बराबर होता है। यानी संवेग परिवर्तन की दर जो होती है बल के बराबर होती है। P बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू एफ, ये फार्मूला हो जाएगा। डेल्टा P बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू एफ, संवेग परिवर्तन की दर बाह्य बल के मान के बराबर होती है। ठीक है। अगला, न्यूटन के गति के तीनों नियमों का उल्लेख किया है। ठीक है। तीनों नियम कौन कौन से थे? प्रथम नियम जड़त्व का नियम, यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहेगी, गति में है तो गति में रहेगी। दूसरा F बराबर m है। तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, कि कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहले वस्तु पर उतना ही बल लगाएगी। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। अगला क्या कह रहा है? बल तथा इसके लगने के समयांतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं। बल तथा इसके लगने के समयांतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं, यानी F इंटू टी बराबर आई। ठीक है। बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन होता है और 1 न्यूटन बराबर क्या होता है? 10 की घाते 5 डाइन के। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 10 की घाते 5 डाइन के। क्लियर है? इस तरीके से इस चैप्टर यानी गति के नियम संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और संबंधित परिभाषा फार्मूला आपके हो गए। इस चैप्टर से रिलेटेड अब बचते हैं क्वेश्चंस इनके थ्योरी और फार्मूला पर आपको टिका हुआ है, और इस चैप्टर से आपके न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, इसलिए आपको डेरिवेशन के साथ साथ इसके फार्मूला, इसके परिभाषाओं को आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं इस चैप्टर से क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए किन नियमों को ध्यान में रखना होगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, कोई वस्तु उस समय तक अपनी विरामावस्था अथवा गतिकीय अवस्था परिवर्तित नहीं करती जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसका कारण है, तो ये किस चीज़ की परिभाषा है? परिभाषा किसकी है? ये जड़त्व की, कि कोई वस्तु उस समय तक विराम में है तो विराम में रहती है, या गति में रहती है तो गति की अवस्था में रहती है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर, कोई वस्तु उस समय तक अपनी विराम अवस्था अथवा गति की अवस्था में परिवर्तित नहीं करती, यानी जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहती है। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो ये कौन सा नियम हो गया? जड़त्व का नियम। कौन सा नियम हो गया? जड़त्व का। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। परिभाषा याद है, आपका आंसर आ गया तुरंत। ठीक है, चलिए इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक मोटरसाइकिल, क्या है? एक मोटरसाइकिल का त्वरण 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। कितना है? 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और यदि एक ऐसी ही खराब मोटरसाइकिल इसके पीछे बांध दी जाए, ऐसी खराब मोटरसाइकिल इसके पीछे बांध दी जाए तो इसका त्वरण होगा। त्वरण क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो चलिए ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए प्रथम स्थिति में क्या दे रहा है? एक मोटरसाइकिल है जिसका द्रव्यमान नहीं मालूम है, तो प्रथम स्थिति में बल निकालते हैं। F1 बराबर m होता है। ठीक है, द्रव्यमान को हम m मान लिए हैं, m1 बराबर m मान लेते हैं, और त्वरण E बराबर 8 दिया है, तो प्रथम स्थिति में बल कितना हो जाएगा? 8m। कितना हो जाएगा? 8m। ठीक है, दूसरी स्थिति कह रहा है, यदि एक ऐसी ही खराब मोटरसाइकिल, F2 क्या कह रहा है? F बराबर m यहाँ पर भी होगा, तो F2 बराबर m2 होगा। लेकिन क्या कह रहा है? यदि एक ऐसी ही खराब मोटरसाइकिल इसके पीछे बांध दी जाए, तो पहले द्रव्यमान क्या था? m। इसके पीछे ऐसी ही मोटरसाइकिल बांध दिया गया, तो दोबारा द्रव्यमान m प्लस कर दिया, तो m प्लस m 2m, कुल द्रव्यमान कितना हो गया? 2m। ठीक है, बांध दी जाए तो इसका त्वरण क्या होगा? त्वरण नहीं मालूम है, द्वितीय स्थिति में त्वरण नहीं मालूम है, तो त्वरण को हम लोग क्या लिख लेते हैं? A2 लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है? बल बढ़ाया तो है नहीं, मोटरसाइकिल जो पहली स्थिति में बल लगा रही थी वही दूसरी स्थिति में बल लगा रही है। इसका मतलब F1 बराबर क्या होगा? F2 होगा।
बल क्या होगा, प्रश्न में ऐसा कहीं नहीं कहा है कि बल बढ़ाया गया है। पहली स्थिति में जो बल लग रहा था वही बल आपका पुनः लग रहा है दूसरी मोटरसाइकिल बांधने पर भी। तो क्या हो गया, F1 बराबर F2 हो जाएगा। ठीक है, F1 बराबर F2 अर्थात 8m। F1 बराबर हमने ऊपर निकाल लिए हैं 8m और F2 बराबर क्या निकाले हैं 2m/A2। ठीक है, m से m कैंसिल, 2 से 8 कैंसिल हो गया 4 बार में। तो A2 बराबर क्या आ गया आपका, A2 बराबर आ गया 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण है 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही है, आप देख रहे हैं इस तरीके से अगर कर रहे हैं तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण कितना हो गया, 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बल नहीं बढ़ाया है तो पुनः वही बल रहेगा, यानी F1 और F2 बराबर होगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और द्रव्यमान बदल गया है, दूसरी बार में क्या किया है, द्रव्यमान को बदल दिया गया, एक मोटरसाइकिल बांध दिया उतनी ही द्रव्यमान का, तो M1 प्लस M2 हो जाएगा द्वितीय स्थिति का द्रव्यमान, और दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 क्या दे रहा है, प्रश्न संख्या तीसरा दे रहा है किसी पिंड पर 100 न्यूटन का बल क्या कर रहा है, 100 न्यूटन का बल 0.4 सेकेंड तक लगाया जाता है। ठीक है, बल का आवेग होगा, बल का आवेग क्या होगा ये आपको बताना है। आवेग आई बराबर, फार्मूला क्या होता है, आवेग आई बराबर F इंटू डेल्टा टी। ठीक है, F इंटू डेल्टा टी। F का मान कितना दिया है 100 न्यूटन, डेल्टा टी का मान 0.4। ठीक है, कितना दिया हुआ है 0.4, तो कितना आ जाएगा, गुणा कर देंगे 0.4 का 100 में, एक जीरो ख़त्म हो जाएगा, 10 का गुणा 4 में 40, कितना आ गया 40 न्यूटन पर सेकेंड। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है तीसरे का, ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, 40 न्यूटन पर सेकेंड इसका आंसर हो गया आवेग। क्लियर है, आई बराबर F इंटू डेल्टा टी होता है, मान रखिए, आंसर आ गया। चलिए इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, यदि स्वतंत्र गति के लिए, क्या कर रहा है, स्वतंत्र गति के लिए 1 किग्रा द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाए। द्रव्यमान 1 है और बल कितना लग रहा है 1 न्यूटन, तो वह किस चाल से, चाल दिया हुआ है गति करेगी, त्वरण से, चाल से, किस चाल से गति करेगी, त्वरण से गति करेगी, कौन सा आंसर सही है ये बताना है। तो यम क्या दिया हुआ है आपको 1, कितना दिया हुआ है यम 1, यफ कितना दिया है वो भी आपको 1, यम और यफ दिया है। ठीक है, यम और यफ दिया है, तो सूत्र क्या होता है, यफ बराबर यम में, यफ बराबर क्या होता है, यफ बराबर यम में, तो क्या निकलेगा यहाँ से त्वरण। ठीक है, यफ बराबर कितना है 1, यम बराबर 1, तो ए बराबर क्या हो गया, ए बराबर 1/1। क्लियर है यहाँ तक, तो क्या आंसर आएगा 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर चाल होगा, त्वरण होगा, और कौन सा त्वरण सही है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन डी 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, अच्छे समझ में आया होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस ही आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ये सारे, तो आपको इनको प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 दे रहा है एक पिंड का संवेग क्या है, 1 मिनट में 200 किग्रा मीटर पर सेकेंड से बढ़कर 800 किग्रा प्रति मीटर सेकेंड हो जाता है। पिंड पर आरोपित बल होगा, क्या होगा ये बताना है। तो F और P में सूत्र क्या होता है, तो F बराबर क्या होता है, बल बराबर संवेग परिवर्तन की दर, F बराबर संवेग यानी डेल्टा P
बाई टी। डेल्टा पी तो क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1 बटे में टी। P2 कितना दिया हुआ है 800 किग्रा, P1 कितना दिया हुआ है 200 किग्रा, 200 से 800 किग्रा हुआ था कितनी देर में, 1 मिनट में। तो यहाँ पर हमेशा समय किस में लिखते हैं, सेकेंड में, तो मिनट को क्या लिख देंगे 60 सेकेंड, 1 मिनट को 60 तो 200 माइनस 600 बराबर कितना हो जाएगा 600, सॉरी 200 माइनस 800 बराबर 600 और बटे में 60, 0 0 कैंसिल, 6 से 60 कैंसिल हो गया 10 बार में। तो कितना आंसर आया 10 न्यूटन। कितना आंसर आ गया 10 न्यूटन इसका आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया 10 न्यूटन। क्लियर है। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि किसी अन्य क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत आती है तो उन क्वेश्चंस को बताइए, उसका सॉल्यूशन सिंपल मेथड में आपको बताया जाएगा। तो इस तरीके से इस चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए हैं जो फार्मूला बेस और थ्योरी बेस थे। इसी तरीके के अन्य इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप सभी को अगले वीडियो को देखना होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी तरीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।